तो नई यूनिट प्लांट फिजियोलॉजी। वेटेज की बात करें तो अबाउट 9 to 10 के आसपास है इसका क्वेश्चन का, और 3 चैप्टर हैं तो 3-3 क्वेश्चन मान लेते हैं, या तो 9 क्वेश्चन या तो 10 क्वेश्चन आएंगे। खास बात यह है कि 11th की एनसीईआरटी में या तो यहाँ से क्वेश्चन डिजाइन होता है प्लांट फिजियोलॉजी से, या तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से। दो ही जगह क्वेश्चन में कुछ मॉडिफिकेशन होता है, क्योंकि लिविंग वर्ल्ड वाली यूनिट और सेल वाली यूनिट एज सच मेमोरी से सॉल्व होती है, लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ दिमाग एग्जामिनर लगा देता है और कुछ क्वेश्चन डिजाइन कर लेता है। तो फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, स्पेशली ये 2 चैप्टर, यहाँ तो खैर मेमोरी का ही खेल है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, इस पूरे पैराग्राफ में कोई विशेष क्वेश्चन है नहीं, बस एक ही क्वेश्चन है इसमें जो सबसे लास्ट लाइन में लिखा है कि ऐसा कोई भी तरीका जिसमें लाइट एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर लिया जाए, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाए। दूसरा है कि फोटोसिंथेसिस से ही क्या है, दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब का फूड सोर्स क्या है, फोटोसिंथेसिस है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड है किस पर, सनलाइट पर, फॉर एनर्जी। तो जनरल क्वेश्चन है, वैसे इसमें कोई विशेष क्वेश्चन नहीं, बस एक ये सवाल है कि फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस कैसे, वो आगे देखेंगे। इस चैप्टर में हेडिंग नहीं, क्वेश्चन दिए हैं और फिर क्वेश्चन का आंसर दिया है। कह रहा क्या आप जानते कि तो नहीं जानते हैं, जानते होते तो पढ़ कह रहे होते। बहुत कुछ यहाँ जानने को है, तो यहाँ छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है, ये कुल एक्सपेरिमेंट यहाँ दिए हुए हैं, यहाँ से एक्सपेरिमेंट चल ही रहे हैं। यहाँ फिर देखो हेडिंग दे दी है क्या, फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो फिर क्वेश्चन उसका आंसर दिए हैं। ये चैप्टर इस पैटर्न में है कि क्वेश्चन प्लस आंसर, तो ज्यादा कुछ नहीं इसमें जानना है। पहली लाइन ये अंडरलाइन करेंगे कि फोटोसिंथेसिस, कह रहा अर्लियर क्लासेज में यदि आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, लाइट, CO2, ये सब चाहिए। एक एक्सपेरिमेंट है जो स्टार्च फॉर्मेशन के लिए किया जाता है, जिसमें 2 टाइप ऑफ लीफ लेते हैं, एक वेरीगेटेड लीफ या ऐसी लीफ ले लीजिए जो पार्शियली कवर हो किससे, ब्लैक पेपर से। उसके बाद लाइट को एक्सपोजर करते हैं, फिर किसका टेस्ट करते हैं, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो ये क्लियर हो जाता है क्या कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। इस एक्सपेरिमेंट मतलब वेरीगेटेड लीफ या जो पार्शियली कवर लीफ वाला एक्सपेरिमेंट है, उससे क्या प्रूव होता है, तो कहोगे फोटोसिंथेसिस होती है कहाँ, ग्रीन पार्ट में, और वो भी किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। फिर ये एक्सपेरिमेंट है कि आप कि KOH सॉक्ड कॉटन ले लीजिए और उसमें लीफ का कुछ हिस्सा उस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में रखेंगे और फिर लाइट में रखने के बाद वही स्टार्च का टेस्ट करेंगे, तो देखेंगे कि पॉजिटिव टेस्ट कहाँ आएगा, वो पोर्शन जो क्या था, ट्यूब के बाहर था, और जो ट्यूब के अंदर था वहाँ नेगेटिव। तो इससे सिद्ध क्या होता है, इस पूरे पैराग्राफ का ये लाइन काम का है कि CO2 रिक्वायर्ड है किसके लिए, तो ध्यान से सुनेंगे। KOH सॉक्ड कॉटन क्यों लिए थे, क्योंकि ये क्या एब्जॉर्ब कर लेता है, तो जितने हिस्से में CO2 नहीं थी वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, और जहाँ CO2 थी वहाँ फोटोसिंथेसिस हुई। इससे क्या प्रूव होता है, इससे प्रूव होता है कि CO2 रिक्वायर फॉर फोटो, बस। फिर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है, केवल याद रखने हैं, इनका नाम याद रखिएगा, जोसेफ प्रिस्टले,
ईयर ना याद रखे कोई बात नहीं है, ये ईयर याद रखिएगा। 1770 में इन्होंने क्या बताया, तो कहा कि रोल है किसका, एयर का, किसमें, ग्रोथ ऑफ प्लांट। कह रहा है इन्होंने ही 1774 में क्या डिस्कवर किया था। ये सब रटने वाले क्वेश्चन हैं, समझने वाला पार्ट बाद में शुरू होगा। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया था और क्या क्या लिया था, तो 3 चीजें ली थी। एक मिंट का प्लांट लिया था, कैंडल लिया था और माइस। ये पूछा गया कौन सा प्लांट लिया था, मिंट। तो क्या इन्होंने प्रूफ किया था वो समझिए बस। तो वो प्रूफ ये है कि प्लांट रीस्टोर कर सकते हैं किसको, उस एयर को जिसको कौन रिमूव कर रहे थे, ब्रीदिंग एनिमल या बर्निंग कैंडल। क्या कर रहे थे, ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल के द्वारा जो एयर रिमूव की जा रही थी उसको रीस्टोर कौन कर सकता है, प्लांट। ये किसके एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ, प्रिस्टले एक्सपेरिमेंट। फिर दूसरे साइंटिस्ट आ गए, जॉन इंजनहाउस। इन्होंने ऐसा ही सेटअप किया जैसा कि इन्होंने किया था, बस एक चीज ध्यान रखा, सेटअप को कहाँ रखते थे और फिर कहाँ रखते थे। तो क्या प्रूफ इन्होंने किया, इन्होंने कह दिया कि सनलाइट जरूरी है उस प्रोसेस के लिए जो एयर को क्या करती थी, प्यूरिफाई करती थी। ध्यान से सुने, एयर प्यूरिफाई करते हैं, ये प्रिस्टले ने प्रूव किया। एयर प्यूरिफिकेशन के लिए सनलाइट चाहिए, ये किसने प्रूव किया। एक बात, एक चीज और इन्होंने सिद्ध कर दिया। कहा कैसे, कैसे एयर को प्यूरिफाई करते हैं, तो इन्होंने कहा एक्सपेरिमेंट बदलते हैं। इन्होंने एक्वेटिक प्लांट लिया और उसको लाइट में रखा, तो देखा कि बबल बन रहे थे और बाद में पता चला कि बबल में क्या था, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब यह है कि पौधे लाइट के प्रेजेंस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, उसी से एयर प्यूरिफाई होती है। तो ये क्या शो कर दिए कि केवल ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट ही क्या करता है, ऑक्सीजन। ये बात इनकी अपनी है, ये बात इनकी अपनी है। बस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, किस एक्सपेरिमेंट को किसने किया और किस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ। फिर आए 1854 में जूलियन वान सैक्स। इन्होंने बताया कि जब कभी प्लांट की ग्रोथ होती है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। एक क्वेश्चन ये है, प्लांट ग्रोथ में ग्लूकोज का पर्पज है, ये किसने बताया। इन्होंने फिर पूरी बात बताई कि ग्लूकोज स्टोर होता है किससे। इन्होंने ये बताया कि उसमें पाया जाएगा ग्रीन सब्सटेंस जिसका नाम, विशेष स्ट्रक्चर जिसका नाम। कहा कि जो ग्रीन प्लांट हैं वो क्या बनाएंगे और वो स्टोर होगा किसमें। तो ये पूरे पैराग्राफ में जो सबसे काम की लाइन वो ये है, प्लांट के ग्रोथ में क्या होता है, तो ग्लूकोज बनता है। ये किसने बताया, वान सैक्स ने बताया। फिर एक्सपेरिमेंट बदल गया, साइंटिस्ट बदल गए। TW एंजलमैन, इन्होंने क्या यूज कर लिया, प्रिज्म। उससे क्या हो गई, लाइट स्प्लिट हो गई, किससे, स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में। एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या लिया था, ग्रीन एल्गी, कौन सा, क्लैडोफोरा। और उस सस्पेंशन में क्या लिए थे, एरोबिक बैक्टीरिया लिए थे। क्यों, क्योंकि उनसे ये पता चलेगा कि कौन सी जगह है जहां ऑक्सीजन बनती है। तो इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया इकट्ठा हो रहे हैं किस रीजन में, किस रीजन में, ब्लू और रेड। इसका मतलब है कि ब्लू और रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि सभी लाइट में फोटोसिंथेसिस एक जैसी नहीं होती है। इसका मतलब है एक्शन स्पेक्ट्रम। तो पहला एक्शन स्पेक्ट्रम किस साइंटिस्ट ने बताया, तो आंसर देंगे क्या, TW एंजलमैन। ये कह रहे उसी स्पेक्ट्रम के जैसा है जैसा किसका होता है, ए और बी। अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कह रहा है 19th सेंचुरी आते आते, मिड के 19th सेंचुरी के मिड तक आते आते लोगों को ये समझ में आ गया था कि वास्तव में फोटोसिंथेसिस है क्या।
कहा CO2 होना चाहिए, वाटर होनी चाहिए, लाइट के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। एक जनरल बात लोगों के समझ में कब तक आ गई, 19th सेंचुरी में बात ये समझ में आ गई। लेकिन अभी दो बातें नहीं क्लियर हो पा रही, क्या जरा देखिए, दो बातें ये नहीं क्लियर हो पा रही हैं कि ये जो ऑक्सीजन निकल रही है वो CO2 वाली O2 है या H2O से आ रही है। एक बात अभी ये पता नहीं है, फिर आगे पता चलेगा, तो ये पता करने का प्रयास वैज्ञानिक कर रहे हैं। अच्छा, ये भी नहीं पता चल रहा है कि इसमें घटना कौन सी हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है कि रिडक्शन। तो ये भी पता होना है कि जो वाटर है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो CO2 है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये दो बातें अभी नहीं पता है। ये दो बातें किसने बताई, तो आंसर बदल देंगे, क्या, कार्ल वान नील ने। इन्होंने सिर्फ 3 काम किए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कार्ल वान नील ये कौन है, तो कहोगे माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। कहाँ एक्सपेरिमेंट किया, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया पर किया। इन्होंने ही बताया क्या, कि जो ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है इसमें कोई ना कोई होगा जो क्या देता होगा, और जो हाइड्रोजन देता है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो जो हाइड्रोजन देगा वो क्या होगा, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। और अगर कोई ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को क्या करेगा, तो CO2 क्या हो रही है, तो कोई ना कोई ऐसा मॉलिक्यूल चाहिए जो इस CO2 को क्या करे, रिड्यूस करे, तो स्वयं क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो जो ऑक्सीडाइज होगा उसका नाम ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, और वही क्या होगा, हाइड्रोजन डोनर होगा। तो इन्होंने पूरी बात समझाई क्या, कि जब कभी फोटोसिंथेसिस होती है तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड होता है, वो हाइड्रोजन देता है, वही दूसरे को रिड्यूस करता है और स्वयं क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो कहा क्या, तो कहा देखिए CO2 तो कन्फर्म है, वो रिड्यूस होके क्या बनाएगा, ग्लूकोज, कन्फर्म, इसमें कोई शक नहीं है। बस जो ऑक्सीडाइज होगा वो कौन होगा, तो कहा उसके जगह H2A ले लेते हैं। अगर हम H2A ले लेंगे तो A निकलेगा, और अगर H2O ले लेंगे तो यहाँ O निकलेगा। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ H2O लेते थे तो ऑक्सीजन निकल रही थी, यहाँ H2S लेते थे तो ऑक्सीजन नहीं निकल रही थी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन निकल रही है वो किससे निकल रही है, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड के नाम पर H2O और H2S दो का इस्तेमाल किया। जब H2O यूज हुआ तो प्रोडक्ट में क्या मिल गया, O मिल गया, और जब H2S यूज किया तो प्रोडक्ट में क्या मिल गया, सल्फर। तो जरा बताओ, ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑक्सीजन है कब, जब जब क्या यूज किया, और ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट सल्फर है जब क्या यूज किया। तो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन निकलेगी या नहीं निकलेगी ये कौन तय करेगा, तो ये तय करेगा ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। बैक्टीरिया ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड किसको यूज करते थे, बाकी ग्रीन प्लांट किसको यूज करते थे। इसी नाते बैक्टीरिया में ऑक्सीजन नहीं निकलती है और ग्रीन प्लांट में ऑक्सीजन निकलती है। तो मोटा मोटा तो समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है। ध्यान से सुनेंगे, फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन वाटर से निकलती है, ये बताया किसने, तो कहोगे कार्ल वान नील ने। लेकिन इसको प्रूव किसने किया, तो प्रूव इन्होंने नहीं किया था। एनसीईआरटी में उसका नाम भी नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा कि बाद में प्रूव किया गया। तो बाद में दो साइंटिस्ट हैं, रूबेन एंड कामेन, और इन्होंने रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन 18 यूज किया था, और रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन 18 यूज करके कंफर्म कर दिया कि ऑक्सीजन कहां से रिलीज होती है, वाटर। तो प्रपोज किसने किया और प्रूव किसने किया, ये दो अलग अलग सवाल हैं। प्रपोज किसने किया और प्रूव किसने किया, और क्या यूज किए, रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन, कौन सा, 18।
अब पढ़ो, देखो ऐसे लिखा हुआ है, यही पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं जब ग्रीन प्लांट क्या करते हैं फोटोसिंथेसिस, तो क्या यूज करते हैं एज ए, तो ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट क्या होगा, लेकिन कुछ लोग ऑक्सीजन नहीं निकालते हैं, क्यों, वो क्या यूज करते हैं, तो अब जब H2S हाइड्रोजन डोनर होगा तो किसमें, और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, तो उस समय ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट कौन सा होगा, सल्फर या सल्फेट, क्या नहीं होगा, ऑक्सीजन। तो इससे इन्होंने क्या अंदाजा लगा लिया कि जो O2 इवाल्व होगा किसमें, वो कहां से आएगा, कहां से नहीं आएगा, लेकिन इसको प्रूव बाद में किया गया। क्या लिखा है, लेटर प्रूव, प्रूव बाद में किया, तो किसने किया, रूबेन एंड कामेन ने किया। कौन सी टेक्निक, रेडियो आइसोटोप टेक्निक। और जब रेडियो आइसोटोप टेक्निक में रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो क्या यूज किए थे, O18 यूज किए थे। और जब O18 यूज किए तो इन्होंने फाइनली बात क्या बता दी, देखो देखो ये जो रिएक्शन लिखी इसमें लिख दीजिएगा, इस O के ऊपर 16 लिख दीजिए, इस O के ऊपर 18 लिख दीजिए, यहाँ O के ऊपर 16, यहाँ O के ऊपर 16 और यहाँ 18। यहाँ जो O लिए वो कौन सा था, 18, और जहाँ ऑक्सीजन निकली उसमें भी कौन सा था, 18। इसका मतलब ये ऑक्सीजन कहाँ से आई, और यहाँ जो O लिए थे वो कौन सा था, तो यहाँ जो था वो कौन सा, 16। ये ऐसे एरो बना दीजिए, ये क्या है, और ऐसे एरो बना दीजिए, ये क्या है, ये है रिडक्शन। कौन रिडक्शन है और कौन ऑक्सीडेशन है, तो CO2 ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई तो रिडक्शन, और वाटर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ तो ऑक्सीडेशन। मिटा दे, कहां कहां 18 लिखा, यहां 18 और यहां 18। कह रहा है यहाँ C6H12O6 क्या है, तो कहोगे ग्लूकोज है। O2 रिलीज हुई कहां से, वाटर से, क्या यूज किए थे, फिर वही कहानी लिखी है, क्या, रेडियो आइसोटोप टेक्निक। कह रहा है इतना आसान नहीं है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। वो लोग बात है कि हमने एक रिएक्शन में लिख लिया है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है। कह रहा क्या आप बता सकते हैं कि इतने सारे वाटर क्यों लगे, तो एक CO2 को रिड्यूस करने के लिए जो रिड्यूसिंग पावर चाहिए वो हमको 2 वाटर से मिलेगी, तो एक CO2 के लिए 2, तो 6 CO2 के लिए 12। इस पैराग्राफ में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, यहां से क्वेश्चन है। कह रहा फोटोसिंथेसिस कहां होती है, तो क्लास 8 का बच्चा बता देगा कहां होती है, तो कहोगे हरी पत्तियों में होती है, और कहां होती है, उसमें कहां, अरे उसमें होगी थाइलेक्वाइड में, उसके अंदर जाओगे ना, क्लोरोफिल तो पिगमेंट है, वो तो इन्वॉल्व है कि क्लोरोफिल में होती है। फिर कह रहा चैप्टर 8 में पढ़ ही चुके हो आप कि फोटोसिंथेसिस कहां होगी, तो कहोगे ग्रीन लीफ में, लेकिन एग्जैक्ट कहां होगी, तो वास्तव में कहां होती है, कहां होती है, मेसोफिल सेल। और किसी पर्टिकुलर मेसोफिल सेल में कितने क्लोरोप्लास्ट होंगे, याद होना चाहिए, लिखा है क्लोरोप्लास्ट में ही लिखा है, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन मेसोफिल सेल 20 से 40, सिंगल क्लोरोप्लास्ट इन क्लेमाइडोमोनास, नंबर वहां दिया वो काम का नंबर है। कह रहा है कि जो इनकी वाल होगी क्लोरोप्लास्ट की वो कैसी होगी, तो देखो यहाँ 2 क्वेश्चन है, या तो क्या होगी पैरेलल और या तो क्या होगी परपेंडिकुलर। ऐसे देख लीजिए, ये मेम्ब्रेन है, ये क्लोरोप्लास्ट है और ये क्लोरोप्लास्ट है, ऐसे होगा। तो जब लो लाइट इंटेंसिटी होगी तो ये होगा, और जब हाई लाइट इंटेंसिटी होगी तो ये होगा, ये का मतलब, और ये क्लियर, ये क्वेश्चन पूछा है। कह रहा चैप्टर 8 में आप पढ़ ही चुके हो कि क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है,
मेम्ब्रेन सिस्टम जिसमें क्या बनते हैं, एक ग्रेना लैमेली और एक दूसरा, और साथ में क्या मिलता है, मैट्रिक्स या स्ट्रोमा। क्लियर कट डिवीजन है काम में। कैसे, जो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये टिक कर लो, मेम्ब्रेन का मतलब ग्रेना लैमेली और स्ट्रोमा लैमेली। हाँ, या क्या टिक करेंगे कि जो मेम्ब्रेन सिस्टम है, जो मेम्ब्रेन सिस्टम है वही क्या करेगा, ट्रैप करेगा किसको, लाइट एनर्जी को। और फिर अंततः बनेंगी क्या, एटीपी बनेंगी और क्या बनेंगी, कैसे, वो अभी आगे पढ़ेंगे। लेकिन जो स्ट्रोमा है वहां क्या होगी, और अंततः क्या बनेगा, शुगर, जो बाद में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जब लाइट ट्रैप होगी एटीपी बनेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, या इसी का नाम, और जब शुगर बनेगी उसका नाम डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन। एक क्वेश्चन यहाँ है, इसका नाम लाइट रिएक्शन, इसका नाम डार्क रिएक्शन, इसका ये मतलब ना निकाल लीजिएगा कि ये डार्क में होती है, ये सीधे लाइट पर डिपेंड होती है, ये सीधे लाइट पर डिपेंड, लेकिन डिपेंड होती है। लाइट रिएक्शन लिखा है, बाद वाली जो रिएक्शन है नॉट डायरेक्टली लाइट ड्राइवन, लेकिन डिपेंड है किस पर, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन। और है कौन से, कह रहा वो नाम रखने के लिए तो ऐसे रखते, लाइट रिएक्शन 1 और लाइट रिएक्शन 2 रखते, तो कहा लाइट रख दिए थे, इसका क्या रख दिए, डार्क रख दिए। कह रहा इसका ये मतलब ना निकाल लेना कि ये कहाँ होती है, या इसको क्या नहीं चाहिए, इसको भी क्या चाहिए, लाइट चाहिए। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है और अंतर क्या है, तो कहोगे जो मेम्ब्रेन है उसमें लाइट रिएक्शन और जो स्ट्रोमा है उसमें डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन सीधे सीधे लाइट पर डिपेंड है और डार्क रिएक्शन सीधे सीधे लाइट पर नहीं, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन पर डिपेंड है। क्या लिखा बहुत है, काम का कम लिखा है। कह रहा है कि कौन सी टेक्निक है, कहोगे पेपर क्रोमेटोग्राफी, उससे पता क्या चलेगा कि लीफ में कितने टाइप के क्या मिलते हैं, पिगमेंट। लीफ ही में नहीं, अगर कहीं कलर मिक्स हैं और उनको आप अलग देखना चाहते हो तो कौन सी टेक्निक, तो हमको पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं पढ़नी, हमको याद रखना है लीफ में पाए जाने वाले पिगमेंट को अगर अलग करना है तो टेक्निक पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक क्वेश्चन, हम लोगों के जो लीफ, प्लांट की जो लीफ हैं, क्या उसमें एक ही पिगमेंट है, तो कहोगे नहीं, कितने पिगमेंट हैं, 4। अब याद करेंगे, पहला ए कौन सा कलर, ब्लू ग्रीन, दूसरा बी कौन सा, तीसरा जैंथोफिल कैसा, येलो, और कैरोटीनाइड येलो टू येलो ऑरेंज। ये आप नाम याद रखिएगा, हो सकता है ये मैचिंग में सवाल आ जाए, इधर 4 पिगमेंट उधर 4 कलर। कह रहा देखिए किस पिगमेंट का क्या रोल होता है, तो लिखा है पिगमेंट के अंदर ये योग्यता होती है कि वो क्या एब्जॉर्ब करेंगे, किस स्पेसिफिक वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ को अलग अलग पिगमेंट एब्जॉर्ब करेंगे। कह रहा क्लोरोफिल ए का देख लेते हैं, अलग अलग ग्राफ बने हैं, स्पेक्ट्रम कौन सा है, वेवग्योर होता है, इसमें कुछ खास बात नहीं है। पूरे पैराग्राफ को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। यहां से इस जगह से टिक करेंगे, इसके ऊपर कुछ खास नहीं लिखा है, इस जगह को टिक करेंगे, लिखा है मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाई कौन सी लाइट, और रेड। ब्लू का मतलब 400 टू 500 और रेड का मतलब, तो या तो ऐसे आंसर मिलेगा या तो ऐसे आंसर मिलेगा। तो अगर मैक्सिमम लिखा है तो मिनिमम नहीं पूछेगा, पूछेगा तो मिनिमम ये है, कौन सा, 2 क्वेश्चन तो ये मिल गए।
मैक्सिमम कहाँ और मिनिमम कहाँ? मैक्सिमम ब्लू और रेड और मिनिमम ग्रीन में। और वेवलेंथ पूछेगा तो 400 टू 500 या 600 टू 700 और मिनिमम 500 टू 6। एक क्वेश्चन ये कह रहा कि क्या इन्हीं रीजन में हाई रेट भी होगा? क्योंकि हाँ, इन्हीं रीजन में हाई रेट होगा। कैसे? तो अगर कुछ भी पूछेगा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन तो भी ब्लू और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस तो भी क्या ब्लू और रेड ही लगाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखेंगे, इधर देखिए, अगर आपसे एब्जॉर्प्शन पूछेगा तो आप कहोगे ब्लू में भी ज्यादा है, और अगर एक्शन पूछेगा तो भी क्या कहोगे? ब्लू और रेड। लेकिन अगर कंपेयर करवा लेगा तो एब्जॉर्प्शन ब्लू में ज्यादा है किसके? रेड से, और एक्शन रेड में ज्यादा है किससे? ब्लू से। ये ध्यान रखेंगे। वैसे कहाँ है एक्शन ज्यादा तो कहोगे ब्लू एंड रेड, कहाँ एब्जॉर्प्शन ज्यादा फिर ब्लू एंड रेड। लेकिन अगर एक ब्लू मिलेगा एक रेड मिलेगा तो आपको चूज करना पड़ेगा। तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा कहाँ बताएंगे? ब्लू में ज्यादा बता देंगे, और एक्शन ज्यादा कहाँ बता देंगे? तो रेड में बता देंगे। ठीक है। और मिनिमम कहाँ? अपने आप क्या? ग्रीन में। अच्छा, एक पैराग्राफ में क्वेश्चन और देख लीजिए, यहाँ जो डायग्राम बना है। अगर हम सिर्फ इतना ही देखें 400 टू 500, तो जरा बताओ ए का एब्जॉर्प्शन ज्यादा है कि बी का? अगर देखोगे तो बी का ए से क्या है? अच्छा, अगर इतना देखें है, ये वाला ए है और ये वाला क्या है? बी है। तो इतने हिस्से में कौन ज्यादा है? बी ज्यादा है किससे? और इतने में कौन ज्यादा है? ये अभी तक आया नहीं है, लेकिन एग्जामिनर की नजर पड़ेगी तो पूछ लेगा कि फॉर वेवलेंथ 400 टू 500 ए का ज्यादा है कि बी का? तो कहोगे बी का ज्यादा है ए से, और इस वेवलेंथ के लिए ए का ज्यादा है बी से। ओवरऑल किसका ज्यादा है? ओवरऑल ए का ही ज्यादा है भैया। क्लोरोफिल ए मेन पिगमेंट है, चीफ पिगमेंट कौन सा है? ए है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लो, कैरोटीनॉइड कहां तक एब्जॉर्ब करेगा? तो यही तक तो कर रहा है। तो ब्लू एब्जॉर्ब करेगा कि ग्रीन की रेड? भैया ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये रेड है, कहां एब्जॉर्ब करेगा? ब्लू एब्जॉर्ब करेगा, ना ग्रीन ना रेड। याद रखिएगा, एग्जामिनर की नजर पड़ेगी पूछ लेगा कैरोटीनॉइड कौन सी लाइट एब्जॉर्ब नहीं करेगा? ग्रीन और रेड। एब्जॉर्ब कौन सी करेगा? अब इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। मोस्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहां होगी? तो वही आंसर क्या देंगे। लेकिन बाकी जो वेवलेंथ है उसमें भी थोड़ी बहुत तो होगी, लेकिन मोस्ट की बात कर रहा है। कह रहा अच्छा ये बताओ मेजर पिगमेंट कौन सा है? और क्लोरोफिल में कौन सा होगा? ए होगा। किसके लिए? लाइट को ट्रैप करने के लिए। लेकिन जो बाकी पिगमेंट है जैसे बी है, जेंथोफिल है, कैरोटीनॉइड है, ये सब क्या है? तो एसेसरी का मतलब ये लोग लाइट एब्जॉर्ब तो करेंगे, लेकिन किसको ट्रांसफर कर देंगे? ए को। इससे फायदा क्या होगा? तो दो फायदे, एक तो वाइडर रेंज आ जाएगी, ज्यादा बड़ी रेंज आप एब्जॉर्ब कर पाएंगे। और दूसरा फायदा क्या होगा? एक तो वाइडर रेंज आप क्या करोगे? यूटिलाइज करोगे, और दूसरा फायदा है कि प्रोटेक्ट करोगे। किसको? कहां से? बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है ये, एग्जाम में आ सकता है। फोटो ऑक्सीडेशन से कौन बचाएगा? एसेसरी कौन? बी है, कैरोटीनॉइड है, जेंथोफिल है। चलिए
यहां से कहानी बढ़िया शुरू होती है, लाइट रिएक्शन। एक लाइन में आप याद रखोगे, लाइट रिएक्शन का मतलब है लाइट के प्रेजेंस में वाटर की स्प्लिटिंग करके एटीपी और एनएडीपीएच बना लेना, बस इतना है लाइट रिएक्शन। और एटीपी और एनएडीपीएच का इस्तेमाल करके CO2 से ग्लूकोज बना लेना, ये क्या है, डार्क रिएक्शन। देखो क्या होता है, लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम बोल नहीं रहे हो, फोटो। इसमें क्या क्या होगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हाई एनर्जी कंपाउंड। जैसे तो क्या क्या हो गया बेटा, जरा इसमें बताओ। हो ठीक है। अब देखना है कि कैसे लाइट एब्जॉर्ब होगी, कैसे वाटर स्प्लिट होगा, कैसे ऑक्सीजन निकलेगी और कैसे एटीपी और एनएडीपीएच बनेंगे। बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कह रहे इसमें इन्वॉल्व हैं। पिगमेंट के दो क्या पाए जाते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। नाम, एक का नाम शॉर्ट फॉर्म में PS1 और दूसरे का नाम या PS2। इनके नाम किस आधार पर हैं, कि काम के आधार पर। काम कौन पहले करेगा, 2 करेगा, और डिस्कवर पहले कौन हुआ, डिस्कवर 1 हुआ, काम 2। LHC लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स चाहे 1 हो चाहे 2 किसका बना होता है, तो कहोगे सैकड़ों क्या पिगमेंट साथ में क्या होंगी, नंबर नहीं लेकिन कम से कम हंड्रेड्स तो याद रखोगे। किसी भी फोटो सिस्टम में जितने भी पिगमेंट होंगे किसको छोड़ देना, एक क्लोरोफिल ए को छोड़ देना। इधर देखो, जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे पिगमेंट हैं, देख लीजिए जरा, बहुत सारे पिगमेंट हैं, इसमें से कोई ए भी है, कोई बी भी है, कोई कैरोटिनॉइड भी है और कोई, मान लेते हैं कि इसमें 10 क्लोरोफिल ए हैं, तो 10 में से जो 9 होंगे वो अलग रह जाएंगे, एक अलग हो जाएगा। ये इतना हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, एंटीना, और जो ये होगा वो रिएक्शन सेंटर। तो अगर 10 क्लोरोफिल ए हैं तो 9 किसमें शामिल हो जाएंगे और एक किसमें, और अगर 100 हैं तो 99 एंटीना में होंगे। और तो ये मतलब ना निकाल लेना कि क्लोरोफिल ए एंटीना में नहीं पाया जाता है, ये मतलब ना निकाल लेना, एंटीना में भी ए है। हाँ, रिएक्शन सेंटर 100% ही क्या है, ए है। अब पढ़ो, कह रहा जितने भी पिगमेंट पाए जाएंगे, कह रहा जितने भी पिगमेंट पाए जाएंगे वो सब क्या बनाएंगे, लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम। उसको कहोगे क्या, बस किसको छोड़ देना है, एक ए को छोड़ देना है। सभी पिगमेंट क्या बनाएंगे, किसको छोड़ देना है, एक की सभी ए को छोड़ देना है, केवल एक को। बीच पिगमेंट जितने एंटीना हैं वो फोटोसिंथेसिस को मोर क्या करेंगे, एफिशिएंट, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे। भाई ए कुछ और एब्जॉर्ब करेगा, बी कुछ और करेगा, कैरोटिनॉइड कुछ और, जेंथोफिल कुछ और करेगा। जो एक क्लोरोफिल बच गया उसका क्या करोगे, वो बना लेगा रिएक्शन सेंटर। और रिएक्शन सेंटर दोनों फोटो सिस्टम के क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। जैसे PS1 का जो रिएक्शन सेंटर है उसका एब्जॉर्प्शन पीक कितना है, 700 नैनोमीटर है। इसी नाते इसको कहते क्या हैं, ये हो गया एसर्शन रीजन। PS1 का नाम P700 है, एसर्शन रीजन। तो PS2 की एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम कितनी है, 680 है, तो नाम क्या पड़ गया, P680। इसको पहले समझ लीजिए फिर पढ़ेंगे। देखिए जरा, ये मान लेते हैं
कि PS2 है और ये मान लेते हैं कि PS1 है। जरा देखिए, अगर PS2 पर लाइट आई तो अधिकतम 680 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब करेंगे। इस पर अगर लाइट आई तो अधिकतम 700 नैनोमीटर तक एब्जॉर्ब करेंगे, न्यूनतम मिनिमम। तो भैया मिनिमम शुरू करेंगे 400 से, वही तो शुरू करेंगे, और 400 से 680 तक कौन एब्जॉर्ब करेगा, और 400 से ही लेकर के कौन कर लेगा, क्लियर। मान लेते हैं लाइट आ गई, जैसे लाइट आएगी एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, तो इसको कोई ना कोई एक्सेप्ट करेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ये अपहिल है, फिर ये इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा नहीं, किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर को देगा, जिसको भी देगा वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाएगा, जो कि साइटोक्रोम के बने होते, याद रखिएगा किसके बने होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ये डाउनहिल है, किसको मिल जाएगा, PS1 को। इसको भी लाइट मिलेगी तो ये फिर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फिर निकलेगा तो फिर से क्या है, कहाँ गया, एक्सेप्टर तक। अभी एक्सेप्टर का नाम नहीं दिया है, PS2 का एक्सेप्टर का नाम नहीं दिया है, ना PS1 का एक्सेप्टर का नाम दिया, नाम अभी आगे मिल जाएगा, ठीक। लेकिन एक्सेप्टर तक जाना क्या है, अप हिल। ये फिर किसी को देगा तो ये वास्तव में किसको देगा, NADP प्लस, तो प्लस वाला किसमें कन्वर्ट होगा, और फिर इसी में क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आराम से बताएं। पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फाइनली, ये याद रखिएगा, इस इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कहते हैं जेड स्कीम। जेड स्कीम हमको तभी मिलेगी जब सारे इलेक्ट्रॉन कैरियर एक सीरीज में रखे होंगे, अगर सीरीज में रखे होंगे तभी तो, अगर इसमें से बीच हटा लो तो, जैसे हटा लोगे वैसे जेड स्कीम नहीं बनेगी। तो अंदर रटना नहीं है, क्वेश्चन याद रखेंगे क्या, कि जब लाइट एनर्जी आती है तो PS1 और PS2 के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और उनको कोई ना कोई रिसीव करता है, कहते क्या है, एक्सेप्टर। एक्सेप्टर तक जाना हमेशा अप हिल होता है, ये रेडॉक्स पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में बोल रहे हैं, और फिर आगे डाउन हिल होता है। जैसे PS2 से एक्सेप्टर अप हिल, फिर साइटोक्रोम वाली चेन में जाए डाउन हिल, फिर PS1 से निकला तो अप हिल, और NADP प्लस को गया तो डाउन हिल, क्लियर है। जब ये अपहिल डाउन हिल कर रहे थे तो उसी दौरान दो चीजें बन जाएंगी, एक क्या बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, यही बनाना चाह रहे हैं। एक और क्वेश्चन, इस पूरी कहानी में दो क्वेश्चन देख लो जरा। इस पूरी कहानी में जब PS1 का इलेक्ट्रॉन चला गया तो उसका रिप्लेसमेंट किसने किया, वाटर ने किया। PS2 के इलेक्ट्रॉन का रिप्लेसमेंट और PS1 के इलेक्ट्रॉन का रिप्लेसमेंट किसने किया, PS2 ने किया। दोनों सवाल अलग अलग हैं। PS2 के इलेक्ट्रॉन का रिप्लेसमेंट और PS1 के इलेक्ट्रॉन का रिप्लेसमेंट, ये दो क्वेश्चन। इसी नाते वाटर की स्प्लिटिंग या फोटोलिसिस ऑफ वाटर या ऑक्सीजन का रिलीज किससे जुड़ा मसला है, क्या कहोगे, PS2। अब पढ़ते हैं। PS2 का जो रिएक्शन सेंटर है वो एब्जॉर्ब करेगा कहां तक, और 680 मतलब कहां पहुंच गए, रेड लाइट में पहुंच गए, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक्साइट करेगा, जंप कर जाएगा, अपने ऑर्बिट से दूर जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या नाम है बेटा, तो इसको PQ लिख लीजिए, अभी आगे मिलेगा, ठीक है।
फिर लेकिन इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा नहीं, क्या करेगा, पास, किसको, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और जरा बताओ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बना किसका है, किसका बना है, साइटोक्रोम का बना है, ठीक है। ये मूवमेंट कह रहा, दिस मूवमेंट, ये कौन सा मूवमेंट है बेटा, मूवमेंट है कौन सा, कहां से कहां तक, ये एक्सेप्टर से साइटोक्रोम है, PS2 से ना निकाल लीजिए, गलत हो जाएगा, PS2 से पहले फिर क्या हुआ है, तो ये साइटोक्रोम वाला जो मूवमेंट है वो कैसा है, किस रेस्पेक्ट में, या रेडॉक्स पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन यूज नहीं होगा, ये पास हो जाएगा, अंततः कहां चला जाएगा, PS1, फिर वहां से भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो भी कब, जब रेड लाइट मिलेगी, कहां तक, 700 नैनोमीटर तक, फिर किसके पास जाएगा, ये कौन एक्सेप्टर है, ये फेरिडॉक्सिन है, ये कौन है, फेरिडॉक्सिन। अपहिल होगा कि डाउनहिल, ये अपहिल होगा, लिखा है ग्रेटर रेडॉक्स पोटेंशियल में जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा क्या, और अंततः कहां पहुंचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये रिड्यूस होके क्या बना लेगा, क्या बना लेगा, NADPH+H या NADPH2 भी कह सकते हो। वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कहां शुरू हुआ था बेटा, पहले कैसा हुआ, कहां तक, फिर डाउनहिल कहां तक, डाउनहिल कहां तक, फिर इलेक्ट्रॉन अपहिल चला, फिर फाइनली क्या होगा, कहां तक, तो क्या बन जाएगा, क्या कहोगे, ये कब मिलेगी, जब सभी कैरियर रखे होंगे सीक्वेंस में, अकॉर्डिंग टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्यों हुई और कहां हुई, कह रहा है यू विड देन आस्क, अपने से सवाल पूछना है क्या, हाउ डज PS2 सप्लाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली, PS2 इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस कैसे दे रहा है, तो जवाब है दे नहीं रहा है, उसको कंटिन्यूअस मिल रहा है, कहां से, वाटर से, लिखा है द इलेक्ट्रॉन दैट वर मूव फ्रॉम PS2 रिप्लेस, ये कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ड्यू टू, इसी नाते स्प्लिटिंग किससे जुड़ा मसला है, और तब क्या निकलेगा, 2H भी निकलेंगे, और क्या निकलेगा, और क्या निकलेगा, और ये ऑक्सीजन बन जाएगा जो कि एक प्रोडक्ट है किसका, हाँ, जो PS1 से इलेक्ट्रॉन निकला है उसको कौन दे देगा, तो क्लियर हो गया, PS2 वाला कहां से आया और PS1 वाला, तो ऑक्सीजन कहां निकलेगा, वाटर कहां टूटेगा, PS2, सब क्वेश्चन ये है, वी नीड टू एम्फसाइज हियर दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स मतलब PS2 जो किससे जुड़ा था, PS2 से, ये कहां लोकेटेड होता है, कहां लोकेटेड है, इनर साइड, तो इनर साइड वाला डायग्राम यहां देखेंगे, वाटर की स्प्लिटिंग अंदर की तरफ होती है, तो ये जो प्रोटॉन निकलेगा वो कहां गिरेगा, तो कहोगे ल्यूमेन में, कौन कौन अंदर है और कौन कौन बाहर है, यह पूछा जा रहा है, कौन कौन अंदर है कौन कौन बाहर, पूरा पढ़ेंगे तब आखिरी में लिख लेंगे, या तो आप अंदर वालों को याद रखना या तो आप बाहर वालों को याद रखना। अंदर कौन मिल गया बेटा, PS2 से जुड़ा जो कॉम्प्लेक्स है वो अंदर मिल गया, इसी नाते जो प्रोटॉन है और जो ऑक्सीजन है वो कहां रिलीज होगी, क्लियर। अब आता है कि जो इलेक्ट्रॉन चलेगा, जब इलेक्ट्रॉन चलेगा अपने जेट पाथवे में या किसी इलेक्ट्रॉन कैरियर पर, तो उस दौरान ATP बन जाएगी,
दो कॉन्सेप्ट है यहाँ, आराम से सुनेंगे। जब कभी किसी मॉलिक्यूल में फास्फेट जोड़ा जाता है, जैसे ADP में क्या जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? फास्फेट जोड़ने को कहते हैं फास्फोराइलेशन। एक बात केमिस्ट्री में पढ़ाया गया होगा, इन जनरल जब कभी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी लगती है। तो फास्फेट जोड़ने के लिए क्या चाहिए? ध्यान से सुनेंगे। ADP में P को जोड़ करके ATP बनाने को क्या कहोगे? फास्फोराइलेशन। उसके लिए क्या चाहिए? कहां से लाओगे? दो ऑप्शन, या तो लाओगे सनलाइट से और या तो लाओगे ऑक्सीडेशन से। अगर सनलाइट से लाए तो इसका नाम क्या नाम? और अगर ऑक्सीडेशन से लाए तो इसी का नाम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। वो कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहां हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट। तो कंक्लूसिव बात, एटीपी बनता है दो जगह, माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट। बनने को कहते हैं फास्फोराइलेशन, माइटोकॉन्ड्रिया वाले को कहते हैं ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, और क्लोरोप्लास्ट वाले को क्यों? यहां जो एनर्जी लगी वो और वहां जो एनर्जी लगी वो ऑक्सीडेशन से है। क्लियर? वो वाली वहीं पढ़ेंगे, इसको यहां देखते हैं। हाँ, अब फास्फोराइलेशन दो कैटेगरी का, कैसा? साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। देखो, अगर ऐसा हो कि किसी भी फोटो सिस्टम का इलेक्ट्रॉन निकल के वापस उसके पास ना आए, जैसे यहां से निकल के कहां चला गया, तो यहां से निकल के यहां चला गया, वापस आया? नहीं आया, क्या कहोगे? लेकिन यदि इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम के पास वापस आ जाए तो क्या कहोगे? देखो, अगर ऐसा हो कि यहां से इलेक्ट्रॉन निकले और ये वापस आ जाए तो क्या कहोगे? तो जब, ध्यान सुनेंगे, जब PS2 और PS1 दोनों काम करेंगे तो, और जब केवल PS1 काम करे और PS2 काम, तो बस इतना याद रखेंगे। फिर से सुन लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम के पास रिटर्न ना हो, नॉन साइक्लिक, और रिटर्न हो जब PS1 PS2 दोनों काम करे, और जब PS1 ही काम करे 2 ना करे। जब नॉन साइक्लिक होगा तो प्रोडक्ट दो मिलेंगे, क्या? ATP और NADPH2। और जब साइक्लिक होगा तो ATP मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? NADPH2 नहीं मिलेगा। आखिरी सवाल, ग्रेना लैमेली होती हैं, स्ट्रोमा लैमेली होती हैं। ग्रेना लैमेली पर कौन सा चलता है? दोनों चलते हैं, नॉन साइक्लिक भी चलता है, लेकिन स्ट्रोमा पर कौन चलता है? केवल साइक्लिक। क्यों? आराम से सुने, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ग्रेना लैमेली पर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों ऑपरेट करते हैं। स्ट्रोमा लैमेली पर केवल साइक्लिक है। क्यों? दो कारण है। पहला, स्ट्रोमा लैमेली पर PS2 नहीं पाया जाता, एक कारण। और स्ट्रोमा लैमेली पर NADP रिडक्टेज एंजाइम नहीं। जितना बोल दिए हैं इतना अगर आप याद रखोगे, इसके सारे क्वेश्चन सही होंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ये योग्यता है कि क्या कर सकते हैं? एनर्जी निकाल सकते हैं। कहां से? किसी ऑक्सीडाइबल सब्सटेंस से। और उस एनर्जी को किस फॉर्म में? एक स्पेशल सब्सटेंस जिसका नाम, ये एनर्जी को कैरी करता है कहां? वो प्रोसेस जिसमें क्या बने?
एटीपी बने उस प्रोसेस का नाम क्या? फास्फोराइलेशन। कहाँ बनाओगे? माइटोकॉन्ड्रिया में भी, और बस माइटोकॉन्ड्रिया वाले फास्फोराइलेशन का नाम और क्लोरोप्लास्ट वाले फास्फोराइलेशन का नाम फोटोफास्फोराइलेशन क्या है? तो कहोगे एटीपी बनाना है। कहाँ से और किससे? किसके प्रेजेंस में? और ये काम कहाँ होगा? जब दोनों फोटो सिस्टम, मतलब पहले कौन काम करे और फिर कौन काम करे, तो नाम, क्योंकि दोनों फोटो सिस्टम आपस में जुड़े हैं। किसके द्वारा? चेन के द्वारा। कौन सी स्कीम बनेगी? हमको क्या मिलेगा और क्या मिलेगा। लेकिन जब कौन काम करे तो इलेक्ट्रॉन क्या करता रहेगा, और अगर सर्कुलेट करता रहेगा तो कौन सा फ्लो होगा? कह रहा है ये कहां होती है घटना, तो दिस हैपन इन, कह रहा मेम्ब्रेन या लैमेली ऑफ में क्या पाया जाएगा, और क्या? जबकि स्ट्रोमा लैमेली में क्या है, क्या नहीं है, और क्या नहीं है। इसी नाते यहां कौन सी घटना होती है? साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ न कुछ एग्जाम में आएगा। एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कहां नहीं जाएगा भाई? जब NADP रिडक्टेज है ही नहीं तो क्या NADP प्लस के पास जाएगा? नहीं। तो क्या NADPH2 बनेगा? नहीं। ये वापस कहां चला आएगा? PS1। किसके थ्रू? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जब साइक्लिक फ्लो होगा तो केवल क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा? साइक्लिक। हाँ, अगर आपको ग्रेना लैमेली पर साइक्लिक चलवाना है तो ग्रेना लैमेली पर साइक्लिक चलवाना है तो देखो कितना आसान है। इधर देखो बेटा, आराम से बताएं। ग्रेना लैमेली पर PS1 है, 2 है कि नहीं है? है। 1 है कि नहीं है? और रिडक्टेज एंजाइम है। तो इन जनरल यहां कौन सा चलेगा? नॉन साइक्लिक चलेगा। लेकिन मान लेते हैं कि लाइट ही इतनी आ रही है, 680 के ऊपर की लाइट आ रही है, तो अगर 680 के ऊपर की लाइट आएगी तो क्या ये एक्टिवेट होगा? और अगर ये नहीं एक्टिवेट हुआ तो तुरंत फिर क्या चलेगी? तो ग्रेना लैमेली पर अगर साइक्लिक है तो इसका मतलब है लाइट कौन सी मिल रही है? 680 और एबव मिल रही है। तो यही बात यहां लिखी है। बड़ा बढ़िया लिखा है, सब याद रखिएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा सवाल। टिक कर लीजिए। यहां आल्सो लिखा है साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन और भी हो सकता है। कब? जब केवल लाइट मिले। किसके बाद की? तो अगर 680 के बियॉन्ड मिलेगी तो क्या PS2 काम करेगा? नहीं करेगा। तो केवल कौन काम करेगा? और अगर केवल PS1 काम किया तो? बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, खूब सवाल आ रहे हैं। इस पूरी हेडिंग का पर्पज केवल समझ लीजिए, बस तीन क्वेश्चन है केवल। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन के केवल फ्लो से एटीपी नहीं बनती है। एटीपी बनती है कब? जब प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है और टूटता है। तो इस थ्योरी में यह समझाया गया है यदि आप एटीपी बनाना चाहते हो तो ल्यूमेन जहां क्या होंगे और स्ट्रोमा जहां क्या होंगे, लो, यहां से यहां क्या जाने दीजिए? प्रोटॉन। तो यहां हाई से लो प्रोटॉन जाएंगे तभी क्या बनेगा। लेकिन जाएंगे तो तब जब यहां हाई होंगे। हाई होंगे कहां से वो समझाया गया है, ध्यान से सुनेंगे। केमी ऑस्मोटिक थ्योरी कहती है कि एटीपी तब बनेगी जब प्रोटॉन ग्रेडियंट टूटेगा। मतलब प्रोटॉन ल्यूमेन में हाई होगा, स्ट्रोमा में कम होगा।
हाई से जब लो जाएगा तभी एटीपी बनेगा, लेकिन जाएगा तो तब जब होगा यहाँ हाई। और हाई कैसे होगा वो समझ लीजिए, तो वो इसी डायग्राम से समझ लीजिएगा, बस लाइनें अंडरलाइन न करिएगा, लाइनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। पहला सवाल तो ये है कि यहाँ जो भी फ्लो दिया है वो साइक्लिक का है कि नॉन साइक्लिक का। ये नॉन साइक्लिक का है, तो नॉन साइक्लिक का पूरा फ्लो याद कर लीजिए। क्या? PS2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, प्लास्टो क्यूनॉन, फिर साइटोक्रोम B6F, फिर प्लास्टो, फिर PS1, फिर फेरिडॉक्सिन और फिर FNR, तब अंततः क्या बनेगा? NADPH2 बनेगा। ये फ्लो आप याद रखेंगे। एक क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है कि जब PS2 से PS1 की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे थे उस दौरान एक घटना घट जाती है। देखिएगा ध्यान से। क्या? उस दौरान पहली घटना तो ये घटती है, वाटर टूटता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों चीज निकलती है। इलेक्ट्रॉन तो अपनी चेन में चला गया, प्रोटॉन कहाँ गिरा? तो ल्यूमेन में बढ़ा के गम बढ़ गया, बात खत्म। दूसरा, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे मूव कर रहे थे तो स्ट्रोमा में पाए जाने वाले प्रोटॉन अंदर पंप कर दिए गए। तो बताओ अंदर बढ़ेंगे घटे? बढ़ गए। एक और, जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचा था तो NADP को NADPH में कन्वर्ट करेंगे। ये H कहाँ का यूज करोगे? तो स्ट्रोमा में कम होंगे तो ल्यूमेन में क्लियर हो गया। बस यही बीच की बात है। जब इलेक्ट्रॉन को PS2 से PS1 मूव करा रहे थे तो एक इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम PQ है उसने एक और काम कर दिया। क्या? एक प्रोटॉन को स्ट्रोमा से उठा के ल्यूमेन में डाल दिया। कैसे? कहा इसने सीधे इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिया, किसको दे दिया? हाइड्रोजन कैरियर को। और उस हाइड्रोजन कैरियर ने एक हाइड्रोजन यहां से उठाया और यहां क्या किया? डाल दिया। बस इतना ही आपको याद रखना है। अंततः लाइनें रटेंगे नहीं। कह रहा है कि प्रोटॉन ग्रेडियंट कैसे डेवलप होगा? तो कारण बताओगे 3। कौन से? वाटर स्प्लिटिंग, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के नाते प्रोटॉन कहां से कहां चलाया? स्ट्रोमा से। और तीसरा, स्ट्रोमा का प्रोटॉन यूज हो गया। देखो लिखा है स्प्लिटिंग कहां हुई? अंदर की तरफ हुई है, तो हाइड्रोजन कहां गिरेगा? ल्यूमेन में गिरेगा, बात खत्म। एक बात और जरा यहां देख लो। कह रहा वास्तव में एटीपी कैसे बनती है? तो कहोगे वास्तव में फिर किससे बनती है? केमी ऑस्मोटिक। कह रहा चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे क्लोरोप्लास्ट, सब जगह एटीपी बनने की एक ही मैकेनिज्म है। क्या? क्या है? प्रोटॉन ग्रेडियंट। बस फर्क समझ लीजिए, वहां प्रोटॉन ग्रेडियंट कहां कहां बनता है? तो वहां माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के क्रॉस बनता है। और यहां कहां बनेगा? यहां बनेगा। क्या कह रहा है? यहां मेम्ब्रेन किसकी होगी? इतना ही फर्क है केवल। कह रहा कोई डिफरेंस नहीं है। मेन चीज ये है कि प्रोटॉन इकट्ठा होगा। वहां इकट्ठा, यहां कहां इकट्ठा होगा बेटा? और वहां कहां इकट्ठा हो जाएगा? तो वो वहीं पर देखेंगे। लेकिन प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा कैसे? तो पहला कारण क्लियर हो गया। दूसरा देखो, ये दूसरा ही असली कारण है कि जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था क्या फोटो सिस्टम में, तो प्रोटॉन को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया किसके क्रॉस? ऐसा कैसे हो गया? तो जो प्राइमरी एक्सेप्टर है उसका नाम PQ है, वो किधर की तरफ था? बाहर की तरफ था। तो उसने सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 को नहीं दिया, किसको दे दिया? और हाइड्रोजन कैरियर कौन था? PQH2 था।
व्हेन दिस मॉलिक्यूल अपना इलेक्ट्रॉन वापस किसको देगा, कैरियर को, जो कहाँ होंगे, इनर साइड। तो प्रोटॉन हमेशा क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, कहाँ, इनर साइड। ये वही कहानी है कि जब NADP रिडक्टेज काम करेगा तो प्रोटॉन कहाँ यूज कर लेगा, स्ट्रोमा का यूज करेगा। तो स्ट्रोमा में कम तो ल्यूमेन में ज्यादा। अंततः क्या होगा, प्रोटॉन इन स्ट्रोमा क्या होंगे और ल्यूमेन में क्या होंगे। जब ल्यूमेन में इंक्रीज हो जाएंगे तो अंततः पीएच क्या हो जाएगा, एच ज्यादा तो पीएच कम हो जाएगा। कह रहा इतना काहे परेशान हो प्रोटॉन ग्रेडियंट के लिए, कह रहा क्यों इतना इंटरेस्टेड हो। तो कह रहा है ये ग्रेडियंट ही वो चीज है जिसके टूटने से ही क्या बनता है, एटीपी। कब बनेगी, ऑप्शन सुने, प्रोटॉन ग्रेडियंट के बनने से कि प्रोटॉन ग्रेडियंट के टूटने से, है टूटने से, ब्रेकडाउन से याद रखिएगा। और ये ब्रेकडाउन क्या होगा, तो फिर प्रोटॉन मूव करेगा मेम्ब्रेन, कहाँ से, स्ट्रोमा, ल्यूमेन से कहाँ जाएगा, स्ट्रोमा, किसके थ्रू जाएगा, चैनल के थ्रू। अब चैनल देखो क्या होगा, दो पार्ट होंगे, एक होगा CF0 और एक होगा CF1। तो जो CF0 है वो क्या बनाएगा, चैनल बनाएगा। एटीपी सिंथेसिस एंजाइम का एक हिस्से का नाम क्या है, जो कि धसा है कहाँ, और यही क्या बनाएगा और क्या करेगा, डिफ्यूजन, किसका, कहां से कहां भेजेगा, ल्यूमेन से। जबकि दूसरा पोर्शन कौन सा है, ये आउटर सरफेस की तरफ होगा और क्या बनाएगा, ये फ्लिस्ट्रोमा की तरफ होगा। जब कभी टूटेगा क्या, ग्रेडियंट, तो इनफ एनर्जी मिलेगी, उससे क्या होगा, किसमें, कहाँ, एटीपी सिंथेज। तो ढेर सारे क्या मिलेंगे, एटीपी। पिछली बार का पेपर देखे, पिछले साल लास्ट आया, लास्ट के लास्ट ईयर आया है, क्वेश्चन पूछा था कीमी ऑस्मोसिस रिक्वायर, भाई इतने सवाल था और ये सब ऑप्शन थे। क्या चाहिए, मेम्ब्रेन और और एनर्जी कहाँ खर्चा हुई थी भाई, एटीपी बनने में एनर्जी लगती है ना। तो जब प्रोटॉन को पंप किया गया होगा, कहाँ से, स्ट्रोमा से ल्यूमेन, स्ट्रोमा से ल्यूमेन जाने में एनर्जी लगती है और ल्यूमेन से स्ट्रोमा आने में एनर्जी निकलती है, तभी तो एटीपी बनती है। एनर्जी इस्तेमाल होती है क्या बनाने में, प्रोटॉन ग्रेडियंट। एटीपी सिंथेज में जो चैनल है वो अलाउ करेंगे क्या, डिफ्यूजन, वापस आएंगे तो अंततः क्या बन जाएगी, एटीपी। अब जो बना लिया उसका करोगे क्या, तो तुरंत यूज करेंगे कहाँ। अब बायोसिंथेटिक पाथवे देखो क्या है, देखो फोटोसिंथेसिस में दो पार्ट हैं, एक है लाइट वाला, एक है डार्क वाला। तो मिनिमम एक एक सवाल आएगा, नहीं तो फिर दो दो सवाल दोनों से आ जाएंगे। यहां से कहानी ही पलट गई है, दूसरी चीज शुरू हो गई। कह रहा है जो प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है नाम और क्या, तो O2 तो चली गई बाहर, जबकि एटीपी और NADPH यूज हो गए कहां, सिंथेसिस ऑफ फूड। कहते क्या हो, क्या सीधे लाइट डिपेंडेंट है, कहोगे नहीं, लेकिन डिपेंड है किस पर, प्रोडक्ट ऑफ लाइट है कौन। साथ में दो चीजें और चाहिए, पिछले साल आया है, डार्क रिएक्शन में क्या 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 चाहिए, तो देखो क्या चाहिए, वाटर, चार चीजें चाहिए। कह रहा कैसे सिद्ध करोगे कि लाइट डिपेंडेंट है, तो कह रहा अगर लाइट बंद कर दो तो थोड़ी देर बाद डार्क रिएक्शन क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या है, लाइट की आवश्यकता है, उसका कोई मतलब नहीं है। कह रहा कैसे यूज करोगे, तो यहां शुरू करेंगे, लिखा है वी सा अर्लियर दैट CO2 कंबाइंड विद वाटर, तो बनता क्या है, ग्लूकोज या शुगर। साइंटिस्ट प्रयास कर रहे थे कि कैसे शुगर बनता है, तो यहां से शुरू कर। और कौन सा पहला प्रोडक्ट है,
CO2 से फिक्सेशन के बाद। तो ये पैराग्राफ यहां शुरू होता है, इस जगह से कहानी शुरू है। कह रहा वर्ल्ड वार 2 के तुरंत बाद जब दुनिया ने रेडियो एक्टिविटी का केवल विनाशकारी रूप देखा था, तो रेडियो एक्टिविटी का क्या यूज कर लिया जाए। कौन वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या यूज किया, कहां यूज किया और क्या बताया कि फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है, 3 कार्बन का है। कैसा, इन्होंने ही क्या किया, पूरा वर्कआउट किया और क्या बताया। इसी नाते नाम क्या रखना पड़ा। इन्होंने जो पहला प्रोडक्ट पहचाना था वो क्या था, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहोगे। पैराग्राफ इंपॉर्टेंट, ये पैराग्राफ और ये सब साथ ही में है। साइंटिस्ट ट्राई टू नो वेदर, क्या सभी पौधों में पहला प्रोडक्ट पीजीए ही है, तो कहोगे नहीं। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट ओवर वाइड रेंज ऑफ प्लांट, तो पता चला कि एक और ग्रुप है जहां पहला प्रोडक्ट ऑर्गेनिक एसिड तो था, लेकिन कितने कार्बन थे, 4। नाम क्या था, तो CO2 एसिमिलेशन फिर कितने टाइप का हो गया, 2। पहला प्रोडक्ट अगर कितना है, कौन सा, तो नाम C3 पाथवे, और अगर पहला प्रोडक्ट C4 है तो नाम, इसका मतलब दुनिया में 2 प्रकार के प्लांट हो गए, C3 और C4। प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है किसी व्यक्ति से कहा जाए कि CO2 किसी मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है और जो प्रोडक्ट बनता है उसमें 3 कार्बन पाए जाते हैं, तो बताओ इसमें कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन। भाई दिख रहा है एक इसके पास है, 3 इसके पास है, तो इसके पास कितने होंगे। तो यहां ऐसे लिखा है, बहुत दिनों तक वैज्ञानिक ये मानते रहे कि जो फिक्सेशन का प्रोडक्ट 3 कार्बन का है, तो एक्सेप्टर में कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन होने चाहिए। किसी गांव के आदमी से पूछ लो वो बता देगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ये लिखा है पहले बात मानी जाती थी कि कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली बाद में पता चला कि उसमें हैं कितने, 5 कार्बन हैं। और वो है क्या, नाम क्या है, जबकि साइंटिस्ट मानते क्या थे कि 2 कार्बन होंगे। ठीक है, साइंटिस्ट आल्सो टुक लॉन्ग टाइम टू कंडक्ट मेनी एक्सपेरिमेंट टू रीच दिस कंक्लूजन, क्योंकि दे बिलीव दैट फर्स्ट प्रोडक्ट अगर 3 एसिड है तो उसमें कितने कार्बन होने चाहिए, 2 कार्बन होने चाहिए। बहुत साल खर्चा हो गया ये पता करने में कितने कार्बन है, 5 कार्बन। तो एक्सेप्टर में कितने कार्बन, 5 कार्बन। एक्सेप्टर का नाम RUBP। फिर केल्विन साइकिल, पहले साइकिल देख लेंगे फिर उधर पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। इसमें कितने कार्बन, इसमें कितने कार्बन, तो जब ये 1 कार्बन वाला 5 कार्बन से जुड़ेगा तो घटना, तो कितने कार्बन होने चाहिए, लेकिन होते कितने हैं, तो 3 कहां गए, तो भैया इसके हो गए, बस बात खत्म। ठीक है, अब ये फास्फोग्लिसरेट बनने तक की घटना को कार्बोक्साइलेशन, फिर देखिएगा इस फास्फोग्लिसरेट को किसमें कन्वर्ट किए, इस दौरान ATP भी यूज किया, और यही घटना कौन सी है, रिडक्शन का ही रिजल्ट है। क्या बन जाता है, ग्लूकोज बनेगा, फिर सुक्रोज बनेगा, फिर स्टार्च बनेगा। तो रिएक्शन फिर यही रोक देनी चाहिए। अगर ऐसे ही आप यूज करते रहे, अगर ऐसे ही RUBP यूज करके ग्लूकोज बनाते रहे, तो एक न एक दिन ये समाप्त हो जाएगा, रिएक्शन बंद हो जाएगी।
तो अगर चाहते हो कि ये काम चले तो हमको फिर से क्या बनाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, तो क्या खर्चा, आराम से सुनेंगे। अगर एक CO2 मॉलिक्यूल इस रिएक्शन में जाएगा तो क्या 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 खर्चा होगा, तो कहेंगे 3 ATP खर्चा होंगे और 2 कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन क्या एक CO2 से ग्लूकोज बन जाएगा, ग्लूकोज कितने से बनेगा, तो कितनी साइकिल चलानी पड़ेंगे, कितनी साइकिल, तो बताओ कुल कितना खर्चा लगेगा। भाई एक साइकिल में 3 लगी तो 18 ATP और 12 तभी क्या बनेगा, ये सब पूछा जाता है। केल्विन साइकिल में एक ग्लूकोज बनाने में कितनी साइकिल, कितने CO2 और कितने ATP और कितने DPH। एक CO2 अगर साइकिल में चली तो इस 3 ATP में रिडक्शन में कितने लगे और रीजनरेशन में कितने लगे। बस इतने क्वेश्चन का याद रखिएगा। कितने स्टेप करोगे, 3। कौन कौन से, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। कार्बोक्सिलेशन में कितने ATP, 0 ATP। रिडक्शन में और 2 और रीजनरेशन में टोटल कितने लगे ATP और कितने DPH, तो एक CO2 में तो 6 CO2 में। एक ग्लूकोज बनने के लिए क्या 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 चाहिए, 6 CO2, 18 ATP और अच्छा एक और क्वेश्चन, यहां भी एंजाइम नहीं लगेगा इस जगह, कौन सा, रूबिस्को, ये याद रखिएगा। केल्विन और उनके साथियों ने पूरा पाथवे वर्कआउट किया साइक्लिक मैनर में, तो बताया कि RUBP भी क्या होता है। कह रहा है केल्विन साइकिल ऑपरेट और क्या बनेगा, शुगर। इसको समझने के लिए याद रखिएगा ये सभी प्लांट में होता है, चाहे पौधा क्या हो और चाहे क्या हो C4। ग्लूकोज बनने का एक ही तरीका, कौन सा, C3। कितने स्टेप, 3। पहला स्टेप, इसमें क्या होता है और क्या बनता है, कौन, PGA। कार्बोक्सिलेशन बहुत क्रूशियल स्टेप है क्योंकि यहाँ क्या यूज होता है, CO2। क्या करते हो, कार्बोक्सिलेशन, किसका, RUBP। एंजाइम कौन सा, RUBP कार्बोक्सिलेज, जिससे क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल, किसके, कह रहे याद रखिएगा इस एंजाइम में क्या होती है, एक्टिविटी भी होती है। तो RUBP कार्बोक्सिलेज से अच्छा पूरा नाम क्या हो जाए, RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, तो फिर शॉर्ट फॉर्म में। दूसरी घटना कह रहा यहां रिएक्शन होंगी और अंततः क्या बनेगा, इसमें क्या यूज करोगे और क्या यूज करोगे, 2 NADPH, काहे के लिए, पर CO2। ये अच्छा सवाल है, पर CO2, पर CO2 खर्चा बताइएगा बस। तो पर CO2 रिडक्शन में और 2 ही NADPH, ठीक है, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा, 6 CO2, तो क्या चलानी पड़ेंगे, तभी क्या बनेगा, एक ग्लूकोज बनेगा। रीजनरेशन, CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP बहुत जरूरी है, इसको हमको रीजनरेट करना पड़ेगा, तो क्या लगेगा, तो अंततः जो समरी बनेगी वो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एवरी CO2 मॉलिक्यूल अगर केल्विन साइकिल में आया है तो टोटल खर्चा 3 ATP और 2 NADPH
टू मीट द डिफरेंस नंबर ऑफ एटीपी। कहाँ से लाओगे? ध्यान से सुनिएगा। कितनी एटीपी लग गई? 18 एटीपी। और साइक्लिक में बनती कितनी है? नॉन साइक्लिक में, नॉन साइक्लिक बनती है 12, तो इसका मतलब साइक्लिंग बनी 6, तभी तो हो गई क्या 18। मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाना तो कितनी बार साइकिल चलाओगे? 6। क्या इन करोगे क्या आउट करोगे? तो CO2 कितनी लग जाएंगे? 6 CO2, तभी क्या मिलेगा? 1 ग्लूकोज। लेकिन और क्या लगेगा? ATP 18 और NADPH 12। पिछली बार ही आया है। C4 पाथवे पढ़ने से पहले यहां जो लिखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ एग्जाम में आ ही रहा है। टिक करेंगे। कौन से पौधे? ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है? इनमें क्या बनेगा? 4 कार्बन का एसिड एज ए पहला CO2 फिक्सेशन। लेकिन ये भी यूज करेंगे किसको? किसके लिए? ग्लूकोज बनाने के लिए ये भी C3 चलाएंगे। करेक्ट। देन इन व्हाट वे दे डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट। तो क्वेश्चन दिया है, टिक कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। C4 प्लांट स्पेशल हैं कई मामले में। क्या? तो मामले देखो कौन कौन से हैं। पहला, इनके में क्या पाई जाती है? स्पेशल लीफ एनाटमी, पहला क्वेश्चन। दूसरा, ये टॉलरेट कर सकते क्या? हाई टेम्परेचर। तीसरा, हाई लाइट इंटेंसिटी। और क्या नहीं होता है? और चौथी बात, पांचवी, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। ये 5 क्वेश्चन हैं। अभी 2-3 साल पहले क्वेश्चन पूछा था कि इनके में जो क्रैंज एनाटमी है उसका क्या फायदा। तो ये फायदा है, यही ये मेन फायदा क्रैंज एनाटमी का है। क्या? ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। पेपर उठा के देखिएगा, 2 साल पहले आया है। कह रहा सेक्शन काटो, इतना टाइम कहाँ है कि हम प्लांट का सेक्शन काटें और लीफ देखें। फिर भी द पर्टिकुलरली बहुत बड़ी बड़ी सेल पाई जाती हैं अराउंड द, किसमें? कहते क्या हो? इन सच ए वे, इसको कहते क्या हो? क्रांच का मतलब ही क्या होता है? घेरा होता है। बंडल शीथ सेल क्या बनाती हैं? सेवरल लेयर। दे आर कैरेक्टराइज, इसकी खास बात है ये लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। पर रुको, यहीं पर आया हुआ जो सवाल है उसका ये आंसर है। क्रैंज एनाटमी का क्या फायदा? तो कहोगे प्रोडक्टिविटी ज्यादा। तो प्रोडक्टिविटी क्यों ज्यादा है? तो उसका असली कारण ये है, क्लोरोप्लास्ट का नंबर ही बढ़ गया। अब नंबर ज्यादा तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा नहीं होगी? ज्यादा हो जाएगी। हाँ, इनकी क्या होती है? थिक वाल। और क्या होती है? इम्परमियस। किसके? यहाँ क्या नहीं होता है? सब सवाल ही सवाल है। C4 प्लांट के एग्जाम्पल मेज और सारगम। इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू कलेक्ट द लीफ ऑफ डाइवर्स स्पीसीज। और उनके वर्टिकल सेक्शन काटो, माइक्रोस्कोप में देखो, इतना टाइम नहीं है। अगर आप पहचानो यहाँ कुछ नहीं है। जरा पहले साइकिल देख लो, फिर उस पर पढ़ देंगे। सिर्फ इतना क्वेश्चन है, 3। देखो क्या क्या। पहला सवाल कि CO2 का फिक्सेशन कहां करेंगे? मीजोफिल। CO2 जब फिक्स होने आएगा तो उसका एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन होगा? तो कहोगे PEP होगा। कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। और CO2 में कितने कार्बन? 1। तो प्रोडक्ट में कितने कार्बन? 4 कार्बन। ये जो 4 कार्बन का प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम ऑक्जेलोएस्टिक एसिड। ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में, और मैलिक एसिड यहां से चलाएगा कहां? बंडल शीथ में जो C4 एसिड मैलिक एसिड पहुंचा है उसको तोड़ दिया जाएगा। क्या? 1 CO2 निकाल लेंगे तो जो बचेगा वो कितना होगा? उस 3 कार्बन वापस लाओगे और उससे क्या बना लोगे? यहां CO2 निकली, यहां क्या चला लेंगे? तो आराम से बताएं, CO2 फिक्सेशन कहां करेंगे?
और ग्लूकोज की सिंथेसिस कहाँ करेंगे? क्यों? वो अरे जब फिक्सेशन यही कर लिए थे तो सिंथेसिस भी यही कर लेते। तो कहेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो कहेंगे कि इसके मीजोफिल सेल में रुबिस्को एंजाइम नहीं पाया जाता है। अब जब रुबिस्को पाया नहीं जाएगा तो क्या केल्विन साइकिल चल पाएगी? नहीं। तो रुबिस्को पाया कहाँ जाता है? तो केल्विन चलेगी कहाँ? तो ग्लूकोज बनेगा कहाँ? क्लियर है? यहाँ रुबिस्को नहीं है तो फिर फिक्सेशन कौन करेगा? तो पीईपी कार्बोक्सिलेज करेगा। पेप्केज कहाँ प्रेजेंट कहाँ एब्सेंट? मीजोफिल प्रेजेंट, बंडल शीथ एब्सेंट। और रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट कहाँ एब्सेंट? बंडल शीथ प्रेजेंट और मीजोफिल एब्सेंट। अब देखो C4 पाथवे का दूसरा नाम हैच एंड स्लैग पाथवे। आराम से बताएं। ये बताइए C3 साइकिल में प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर में कितने कार्बन थे? 5। यहाँ कितने हैं? 3। नाम फास्फोइनॉल पायरुवेट। कहाँ प्रेजेंट है? एंजाइम कौन है? शॉर्ट फॉर्म में पेप्केज कहते हैं। कहाँ है? वहां क्या नहीं है? C4 एसिड जो बनेगा उसका नाम जल्दी ही किसमें कन्वर्ट होगा या किसमें? कहां? फिर कहां जाएगा? बंडल शीथ सेल। बंडल शीथ सेल में C4 को तोड़ेंगे, क्या निकालेंगे और क्या बनाएंगे? 3 कार्बन वाला वापस कहां आया? जिससे क्या बन गया? लेकिन जो CO2 निकली थी बंडल शीथ में वो कहां जाएगी? जो कि कॉमन है सबके लिए, और उसी से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा। बंडल शीथ सेल किस एंजाइम में रिच हैं? रुबिस्को। लेकिन क्या नहीं है? तो उल्टा लिखा हुआ है, वहां क्या है क्या नहीं है? पेप्केज है, रुबिस्को नहीं है। और बंडल शीथ में बेसिक पाथवे जो शुगर बनाएगा वो कौन सा है? C3 ही है, चाहे पौधा C3 हो चाहे पौधा C4 हो। केल्विन पाथवे अकर आल मीजोफिल सेल किसमें? लेकिन इन C4 प्लांट केल्विन पाथवे कहाँ चलेगा? तो कहाँ चलेगा? बंडल शीथ सेल में। एक अच्छा सवाल यहाँ है, यह हेडिंग जरूर बड़ी है, क्वेश्चन केवल गिनती के हैं, ध्यान से सुनेंगे। ये जो रुबिस्को एंजाइम है ये CO2 का भी फिक्सेशन कराता है, ये O2 का भी करा सकता है। तो जब O2 का करा देगा तो क्या PGA बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिर प्रोडक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ध्यान से सुनेंगे, रुबिस्को जब कभी ऑक्सीजनेज एक्टिविटी करेगा तो PGA नहीं बनेगा। वैसे PGA कितने मॉलिक्यूल बनते थे? 2। PGA 2 की जगह 1 बनेगा, तो 1 कौन बनेगा? 1 बनेगा 2 कार्बन का। नियम सुने ध्यान से, रुबिस्को की कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी मतलब CO2 का फिक्सेशन, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3-3 कार्बन के। लेकिन अगर O2 से बाइंड कर गया तो 1 मॉलिक्यूल बनेगा 3 कार्बन का, 1 बनेगा 2 कार्बन का। इसी प्रोसेस का नाम फोटो रेस्पायरेशन। इसका रिजल्ट होगा प्रोडक्टिविटी कम। फोटो रेस्पायरेशन किसमें होता और किसमें नहीं होता है? तो कहोगे C3 में होता और C4 में नहीं होता। एक खूब सवाल आता है, कौन सी कंडीशन है जो फोटो रेस्पायरेशन को प्रमोट करेंगे? तो हम रिपीट करें, ध्यान सुनिएगा। CO2 कम हो जाए, O2 ज्यादा हो जाए, टेम्परेचर ज्यादा हो जाए,
और लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाए। फिर से रिपीट करते हैं, CO2 कम हो जाए, O2 ज़्यादा हो जाए, लाइट ज़्यादा हो जाए, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तो क्या हो जाएगा? फोटो रेस्पायरेशन। तो अगर चाहते हो कि फोटो रेस्पायरेशन ना हो तो उल्टा कर दीजिए, CO2 क्या कर दीजिए और O2 क्या कर दीजिए, बस इतना याद रखना है, ठीक। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वन मोर प्रोसेस, जिसका नाम, जो मेन डिफरेंस है किसके बीच, फोटो रेस्पायरेशन के बारे में थोड़ा ज़्यादा जाने। पहला स्टेप जो केल्विन पाथवे का है, जिसमें फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है, वो किससे बनता है? तो जब RuBP जुड़ता है किससे, तो क्या बनता था, ठीक है। और एंजाइम कौन सा था? बस समस्या यही खड़ी हो गई। रूबिस्को दुनिया का क्या है लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये किससे बाइंड करेगा और किससे बाइंड करेगा। इसी नाते इसका नाम, C का मतलब, O का मतलब, जब CO2 से बाइंड करे तो, और जब O2 से बाइंड करे तो, कह रहा कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल। कह दो इतना समय नहीं कि हम सोचें। रूबिस्को की ज्यादा एफिनिटी किसकी है, किससे? तो अगर CO2 और O2 का रेशियो क्या है तो क्या होगा? इधर देखो जरा ध्यान से, देखिए आराम से। अगर CO2 O2 का रेशियो 1 है, 1 का मतलब बता दो बस। 1 का मतलब ये है कि CO2 बराबर 2 क्या, O2, यही तो मतलब है। ऐसी स्टेज में फोटो रेस्पायरेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा और देखो, CO2 O2 का रेशियो ऐसा है, तो ज्यादा कौन है, O2 ज्यादा कि CO2? O2 क्या है, ज्यादा है, तभी तो लेस देन 1 आया है, फोटो रेस्पायरेशन हो जाएगा। अच्छा अगर ऐसा हो जाए, सॉरी, ऐसा हो जाए, ऐसे मतलब क्या है, अब क्या ज्यादा है, तो आराम से सुनेंगे। अगर O2 CO2 बराबर नहीं होगा, अगर CO2 ज्यादा तो भी नहीं होगा, CO2 कम तब हो जाएगा। तो इसकी एफिनिटी CO2 से कब तक ज्यादा है, जब क्या है बराबर। लेकिन कह रहा क्या होगा जब, जो कॉम्पिटिटिव होते हैं, अगर रिलेटिव कंसंट्रेशन O2 CO2 को देखोगे तो ये दोनों से बाइंड करेगा। C3 प्लांट में कुछ O2 बाइंड कर जाती किससे, तो CO2 फिक्सेशन क्या हो जाएगा। RuBP जो बनाता था क्या, 2 मॉलिक्यूल PGA, अब ये किससे बाइंड करेगा, तो एक तो क्या बना लेगा, PGA, और एक क्या बना लेगा, फास्फोग्लाइकोलेट। कितने कार्बन का, आया हुआ सवाल है, एक बनेगा 3 का और एक बनेगा 2 का। फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे हो जाएगा। कह रहा ना तो यहां बनेगा शुगर, ना ही बनेगी ATP, क्या निकलेगा और क्या यूज होगा, सब रटना है। फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में क्या नहीं बना है, ATP नहीं बना, NADPH भी नहीं बना, इसी नाते इसका कोई असली फंक्शन पता नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ। C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन क्यों, क्यों लिखा है, इसका मतलब एसेशन रीजन बन जाएगा, क्योंकि यहां मैकेनिज्म है क्या, बढ़ाए रखने की। क्यों, क्योंकि C4 एसिड कहां टूटेगा, जो बनेगा कहां, मीजोफिल, वो टूटेगा कहां, क्या निकालेगा, तो क्या बढ़ा रहेगा, CO2, और CO2 अगर बढ़ा रहेगा तो ऑक्सीजनेज होगी कि कार्बोक्सिलेज, तो ये रूबिस्को फंक्शन करेगा कैसे, और मिनिमाइज हो जाएगी क्या। याद रखना C4 प्लांट में क्या नहीं है, इसी नाते इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है,
ये भी एसर्शन रीजन है। C4 प्लांट की प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि यहां फोटो रेस्पिरेशन नहीं है। इस टेबल को घर में सॉल्व करेंगे। यहां देखिए, फैक्टर में पैराग्राफ लिखा बहुत बड़ा है, क्वेश्चन बहुत कम है। कह रहा कौन से फैक्टर हैं जो फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करेंगे। तो इसका एक लॉ दिया गया है, लॉ का नाम लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। बताओ लिमिटिंग फैक्टर में कौन कौन हैं? तो बगल में लिखिएगा, एक है क्या, दूसरा है क्या, तीसरा है क्या, और चौथा? चौथा है वाटर। आराम से सुनिएगा, लिमिटिंग फैक्टर का केवल एक कॉन्सेप्ट है, जब कभी किसी रिएक्शन में एक से ज्यादा फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं तो ऐसा कोई भी फैक्टर जो सबसे कम पाया जाएगा वही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगा। जैसे अगर CO2 सबसे कम है तो लिमिटिंग फैक्टर कौन हो जाएगा? लेकिन अगर कहीं लाइट कम है तो ध्यान से सुनेंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से फैक्टर लिमिटिंग हो सकते हैं? तो तुरंत आंसर दोगे आल, ठीक। लेकिन आल ना हो और चूज करवा ले तब क्या करो? तो अगर चूज करवाएगा तो CO2 लगाएंगे। सामान्य परिस्थितियों में कौन सा फैक्टर लिमिटिंग होता है? आंसर क्या देंगे? CO2। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन होता कौन है? अब पढ़ते हैं। लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर किसने दिया? किसने दिया? ब्लैकमैन ने दिया। क्या कहा है देखो, ये लिखा है, रटो। कह रहा अगर कोई केमिकल रिएक्शन है और क्या है तो रेट कौन डिटरमाइन करेगा? वो फैक्टर करेगा जो कहां होगा, ठीक है, और सीधे इफेक्ट करता होगा किसको? प्रोसेस को। जैसे लाइट है, जैसे CO2 है। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हरे रंग का लीफ है, बढ़िया लाइट मिल रही है, बढ़िया CO2 मिल रही है, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, क्यों? टेम्परेचर क्या है? लो। तो बताओ लिमिटिंग कौन हो गया? तो टेम्परेचर लिमिटिंग हो गया, ठीक है। तो जिसके चक्कर में फोटोसिंथेसिस बंद होगी वही क्या हो जाएगी? लिमिटिंग। पैराग्राफ अच्छा है ये, देखो जरा क्या है। एक क्वेश्चन है, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ेगी, लेकिन फिर एक लिमिट पर जाके भी नहीं बढ़ेगी, क्यों? क्योंकि कोई ना कोई दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा? लिमिटिंग हो जाएगा। बस ये याद रखना। जब हम लाइट की बात करते हैं तो क्वालिटी भी याद है, इंटेंसिटी भी याद है, और ड्यूरेशन। लाइट एज ए फैक्टर, यहाँ लीनियर रिलेशनशिप है, क्यों? अगर हम लाइट बढ़ाएंगे तो CO2 फिक्सेशन बढ़ेगा, बस शर्त है क्या होना चाहिए? अगर कम था और बढ़ाएं तब तो बढ़ेगा, बढ़ा ही हुआ है फिर बढ़ाएं नहीं बढ़ेगा। एट हायर लाइट इंटेंसिटी रेट नहीं बढ़ेगा, क्यों? कोई दूसरा फैक्टर क्या हो गया? ये रटना है। लाइट का सैचुरेशन कितने पर हो जाता है? ये रट लीजिएगा, रटने वाला सवाल है। कितने पर? 10%। बस किनको छोड़ देना, जो घने जंगल है वहां लाइट क्या होती है? लिमिटिंग, वरना लाइट हमेशा क्या रहती है? लाइट रेयरली लिमिटिंग है। बस घने जंगलों को छोड़ दीजिएगा, डेंस फॉरेस्ट को छोड़ दीजिएगा, वरना लाइट कभी लिमिटिंग नहीं होती, क्योंकि 10% तो चाहिए। टोटल का 10% मिल गया तो वो खुश रहेंगे। अगर बढ़ाओगे क्या, ज्यादा लाइट बढ़ाओगे, इंसिडेंट बियॉन्ड ए पॉइंट, तो होगा क्या? ब्रेकडाउन को ही कहते हैं फोटो ऑक्सीडेशन। कौन बचाएगा? एसेसरी पिगमेंट, भूल गए, कार्बन डाइऑक्साइड। मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन है?
क्यों है? बहुत कम है। कितना? अगर CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाओ कहां तक तो क्या बढ़ जाता है, लेकिन अगर उसके ऊपर बढ़ाओ तो डैमेज होता है। चाहे C3 हो चाहे, दोनों अलग शो करते हैं। CO2 कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रिस्पांस दोनों का अलग। देखो जरा, अगर लाइट लो है तो चाहे C3 हो चाहे C4 हो, चाहे जितनी CO2 बढ़ा लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लाइट क्या है? लिमिटिंग है। लाइट अगर कम है तो कोई भी ग्रुप रेस्पॉन्स नहीं करेगा। किसको? हाँ, अगर लाइट बढ़िया है तब तो फिर दोनों रेस्पॉन्स करेंगे। दोनों में क्या बढ़ेगा? बस कब तक बढ़ेगा ये समझना है। तो कह इंपॉर्टेंट है, लिखा है इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो C4 प्लांट है ये कब तक बढ़ाएंगे? 360 माइक्रोलीटर पर लीटर, उसके बाद नहीं बढ़ाएंगे। जबकि C3 का सेचुरेशन कहां तक है? तो ज्यादा हाई CO2 तक कौन ले जाएगा? देखो, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, रेट बढ़ेगा, C3 में भी बढ़ेगा, C4 में। C3 का बढ़ेगा और C4 दोनों का बढ़ेगा। दोनों में C3, चलो इधर लिख लेते हैं। C4 का कहां रुक जाएगा और C3 का और ऊपर चला जाएगा। तो हाई CO2 में अगर आप चाहते हो कि फोटोसिंथेसिस हो तो पौधा कौन सा होना चाहिए? C3। तो जो ग्रीन हाउस वाले होते हैं, जहां उनको एक पॉलिथीन में रखते हैं, वहां क्या होता है? CO2 इनरिच होता है। तो CO2 इनरिच क्रॉप एनवायरमेंट में अगर उगाना चाहते हो तो पौधा कौन सा होना चाहिए? C3। ये देखो लिखा है यहां। तो CO2 की अवेलेबिलिटी लिमिटिंग किसके लिए होगी? रटना है, C3 के लिए। C3 प्लांट हमेशा रेस्पॉन्स करते हैं किसको? और तभी क्या बढ़ जाएगा? तो तभी क्या बढ़ जाएगा? तो अगर ग्रीन हाउस क्रॉप है, चाहे क्या हो और चाहे क्या हो, तो अगर ग्रीन हाउस में हमको उगाना है तो कौन सा पौधा चूज करेंगे? C3 वाला, क्योंकि ये क्या कर सकते हैं? CO2 रिच एटमॉस्फेयर में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। टेम्परेचर, ध्यान से सुनिए। डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक होती है, और एंजाइम हमेशा किससे कंट्रोल होते हैं? वो अलग बात है कि लाइट रिएक्शन में भी क्या है? टेम्परेचर सेंसिटिव, लेकिन थोड़ा सा कम है। यहां से टिक करो। C4 प्लांट रेस्पॉन्स करते हैं किसको? किसको? हाई टेम्परेचर, तभी क्या मिलेगा। जबकि C3 प्लांट का क्या है? तो अगर क्वेश्चन पूछेगा टेम्परेचर ऑप्टिमम, लो किसका और हाई किसका? C4 का हाई, C3 का लो। एक और, जो ट्रॉपिकल हैं और जो टेम्परेट हैं उसमें ऑप्टिमम किसका हाई होगा? तो ट्रॉपिकल का हाई होगा और टेम्परेट का लो। टेम्परेचर ऑप्टिमम अलग पौधों का क्या होता है? अलग। ये किस पर डिपेंड करता है? जैसे ट्रॉपिकल वालों का और टेम्परेट वालों की तुलना करोगे तो हाई कहां मिलेगा? ट्रॉपिकल में। किससे? कह रहा वाटर तो वैसे सीधे सीधे डिपेंड नहीं करता है, ये मेन पार्ट है किसका? लेकिन इफेक्ट ऑफ वाटर एज ए फैक्टर, ये वास्तव में पौधे पर ज्यादा असर डालता है। अगर पौधे की पत्तियां ही मुरझा गईं तो फोटोसिंथेसिस अपने आप क्या हो जाएगा? कम हो जाएगी। ये डायरेक्टली कम इफेक्ट करता है। जैसे अगर क्या हो गया तो स्टोमेटा क्या हो जाएंगे? तो CO2 कम हो जाएगी, तो फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। वाटर स्ट्रेस हमेशा लीफ को क्या करेगा? तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगी? कम। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। कंप्लीट हो गया? ठीक है, कल मिलेंगे रेस्पिरेशन के साथ। अभी असर्शन रीजन भेजते हैं।